शामिली और मिलाप में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे लंबे और संघर्षपूर्ण आंदोलनों में से एक गोरखालैंड पर बात करेंगे। ये केवल एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि लाखों गोरखाओं की पहचान, आत्मसम्मान और अस्तित्व की लड़ाई भी है। गोरखालैंड आंदोलन की विफलता के कारण: पहला, नेतृत्व की कमजोरी और आंतरिक फूट। 1980 के दशक में जब सुभाष घी सिंह के नेतृत्व में गोरखालैंड आंदोलन शुरू हुआ, तब यह बहुत ताकतवर था। लेकिन जल्द ही उनका रवैया बदल गया और वे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (DGHC) के गठन पर समझौता कर बैठे। इससे आंदोलन कमजोर पड़ गया। फिर 2017 में बिमल गुरुंग के नेतृत्व में दूसरी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, लेकिन यह भी असफल हो गई क्योंकि गोरखा जन मुक्ति मोर्चा (GJM) के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई। कई नेताओं ने सरकार से अलग अलग समझौते कर लिए, जिससे आंदोलन की एकता टूट गई। सीख: एक मजबूत, ईमानदार और एकजुट नेतृत्व के बिना आंदोलन सफल नहीं हो सकता। सरकार की कठोर कार्रवाई और दमन: हर बार जब गोरखालैंड आंदोलन जोर पकड़ता है, राज्य और केंद्र सरकारें कठोर बल प्रयोग करके इसे दबा देती हैं। 1986 से 1988 के दौरान आंदोलन में 1200 से अधिक गोरखा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई थी। 2017 में फिर से प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई, कई लोग मारे गए और हजारों गिरफ्तार हुए। सेना और पुलिस की कड़ी निगरानी ने आंदोलनकारियों को कमजोर कर दिया। सीख: हिंसक आंदोलन सरकार को कड़ा कदम उठाने का बहाना देता है, इसलिए अब एक शांतिपूर्ण और रणनीतिक तरीका अपनाने की जरूरत है। हर बार चुनावों के समय बीजेपी और अन्य दल गोरखालैंड का समर्थन करने का वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इसे भूल जाते हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने गोरखाओं से समर्थन मांगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोई भी राष्ट्रीय दल, कांग्रेस या अन्य गोरखालैंड पर खुलकर समर्थन नहीं देता। सीख: सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के भरोसे आंदोलन सफल नहीं होगा। गोरखाओं को खुद अपने हक के लिए संवैधानिक और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। आर्थिक प्रभाव और जनता की थकान: गोरखालैंड के लिए कई बार बंद और हड़तालें हुई। इससे पर्यटन, व्यापार और आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। 2017 का बंद 104 दिनों तक चला, जिससे दार्जिलिंग की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। इस कारण कई लोग आंदोलन से निराश हो गए, क्योंकि वे अपने रोजगार और परिवार का पेट पालने में असमर्थ हो गए। सीख: आंदोलन को आर्थिक तबाही का कारण नहीं बनाना चाहिए। एक सशक्त और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था तैयार करना जरूरी है। अब आगे क्या? गोरखालैंड की मांग के लिए नई रणनीति, संवैधानिक और कानूनी रास्ता अपनाएं। गोरखालैंड की मांग को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और अन्य कानूनी रास्तों का सहारा लेकर इस मुद्दे को न्यायिक स्तर पर भी लड़ा जा सकता है। संवैधानिक तरीके से लड़ी गई लड़ाई सरकार के लिए नकारना मुश्किल होगा। जागरूकता और जन समर्थन बढ़ाएं। भारत के अधिकांश लोग गोरखालैंड की मांग को नहीं समझते। सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्रीज और राष्ट्रीय मीडिया में इसे प्रमुखता से उठाने की जरूरत है। युवाओं को शामिल करें ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका प्रचार कर सकें। जब पूरा देश गोरखालैंड के पक्ष में आवाज उठाएगा, तब सरकार को सुनना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय दलों से ठोस प्रतिबद्धता लें। गोरखा नेताओं को सिर्फ चुनावों में समर्थन नहीं देना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दलों से लिखित वादा लेना चाहिए कि वे गोरखालैंड पर संसद में प्रस्ताव लाएंगे। सिर्फ वादों पर नहीं, बल्कि ठोस गारंटी पर भरोसा करें। आर्थिक विकास को प्राथमिकता दें। अगर गोरखालैंड आर्थिक रूप से मजबूत होता है, तो सरकार के लिए इसे नकारना मुश्किल हो जाएगा।
पर्यटन, चाय उद्योग और स्थानीय व्यापार को विकसित करना जरूरी है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ही अलग राज्य की नींव तैयार कर सकती है। विकसित और आत्मनिर्भर गोरखालैंड ही असली गोरखालैंड होगा। निष्कर्ष, क्या गोरखालैंड संभव है? गोरखालैंड की मांग को अस्वीकार करना भारत के लोकतंत्र के साथ अन्याय होगा, लेकिन इस बार आंदोलन को बुद्धिमानी, एकता और शांतिपूर्ण तरीकों से आगे बढ़ाना होगा। आपका क्या विचार है? क्या गोरखालैंड को नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शामिली और मिलाप के साथ और जुड़ें इस आंदोलन से।